नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने कहानी वाला भैया चैनल पर, जहां हम ले चलते हैं आपको शौर्य, साहस और रोमांच से भरी देवताओं और महापुरुषों की अनसुनी गाथाओं के उस अद्भुत संसार में, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, डिस्क्लेमर। कृपया ध्यान दें, ये कहानियां केवल पौराणिक कथाओं, लोक मान्यताओं और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य इन कथाओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को प्रस्तुत करना है, न कि किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इन गाथाओं को केवल मनोरंजन और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। दोस्तों, हम आपके लिए हर कहानी को उच्च गुणवत्ता यानी HD हाई क्वालिटी और पूर्ण रिसर्च के साथ लेकर आते हैं, और इसके लिए हमें आपका थोड़ा समर्थन चाहिए। अगर आपको ये शौर्य गाथा पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए लाइक का बटन दबाना बस 1 सेकंड का काम है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही अद्भुत रोमांचक पौराणिक कहानियां सुनते रहने के लिए कहानी वाला भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी यानी नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री वीरभद्र के भाग जाने और उनके विश्वासघात के उजागर होने से राजमहल में खलबली मच गई। आरव को पता था कि वीरभद्र अब काल युद्ध के मुख्य शिविर की ओर भागेगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था वो नक्शा जो वीरभद्र शस्त्रागार में छोड़ गया था। आरव ने वो नक्शा राजकुमारी तेजस्विनी को मौन संवाद से दिखाया। नक्शा किसी भौगोलिक क्षेत्र का नहीं था, बल्कि देवभूमि के इतिहास के गुप्त पन्ने जैसा था, जिसमें प्रथम चक्रधर यानी नंदनवन के संस्थापक महाराजा की समाधि का रहस्य छिपा था। तेजस्विनी ने तुरंत आरव को आगाह किया। वीरभद्र ने भागने के लिए कालयुद्ध के एक शक्तिशाली तत्व योद्धा को बुला लिया है। वो सीधे नंदनवन के सबसे कमजोर बिंदु हमारे अनाज के काफिले पर हमला करेगा, ताकि तुम्हारे पिताजी महाराज वीरसेन को कमजोर कर सके। आरव को तुरंत गति करनी थी। उसका न्याय का अटल संकल्प उसे लोगों की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा था, भले ही इसका मतलब गुप्त मोहर की खोज को थोड़ी देर के लिए टालना हो। नंदनवन की सीमा पर एक विशाल खुला मैदान था, जहां से राजधानी के लिए अनाज का काफिला गुजर रहा था। जब आरव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि काल युद्ध का एक भयानक योद्धा पहले से ही मैदान में खड़ा था। वो था योद्धा पवनपुत्र। उसका पूरा शरीर वायु की ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसके हाथ में एक विचित्र 2 धारा वाला चक्र था जो हवा को भी काट देता था। पवनपुत्र ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और तुरंत ही एक विशाल अंधा कर देने वाला तूफान उठ खड़ा हुआ। तूफान इतना तीव्र था कि बैलगाड़ियां उलट रही थीं और अनाज हवा में उड़ रहा था। पवनपुत्र की चाल सीधी थी, अनाज को नष्ट करके नंदनवन को भूखा मारना, जिससे राजमहल में अराजकता फैले। आरव ने अपनी अथक शारीरिक सहन शक्ति से सीधे तूफान के केंद्र की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसकी अदृश्य गति तकनीक भी उसे इस विशाल तूफान के प्रभाव से पूरी तरह नहीं बचा सकती। पवनपुत्र की शक्ति आरव के तत्वों पर नियंत्रण की सिद्धि को चुनौती दे रही थी। पवनपुत्र ने हवा को हथियार बना लिया था। आरव ने रुद्र धनुष उठाया और अपनी प्राण शक्ति को केंद्रित किया। पवनपुत्र ने आरव पर हवा का एक तेज वार किया, जो आरव को पीछे धकेलने लगा। पवनपुत्र हंसा। राजकुमार, तुम हवा से लड़ रहे हो, मैं वायु का स्वामी हूं। तुम्हारे बाण कभी मुझ तक नहीं पहुंचेंगे, वे बीच में ही भटक जाएंगे। ये बात सत्य थी। आरव के बाण ध्वनि भेद लक्ष्य से अचूक होने के बावजूद हवा के दबाव के कारण रास्ते में ही बेअसर हो रहे थे। आरव को अपनी शक्ति को युद्ध क्षेत्र के नियमों के अनुरूप ढालना था। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अकंठ एकाग्रता को पवनपुत्र के तूफान पर नहीं, बल्कि बाण और हवा के बीच के सूक्ष्म संबंध पर केंद्रित किया। उसने अपने तत्वों पर नियंत्रण की सिद्धि को अपनी मौन संवाद की शक्ति से जोड़ा। आरव ने एक बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि मन ही मन बाण को आदेश दिया। बाण, तुम वायु का अपमान मत करो, तुम वायु को पहचानो और उसके साथ प्रवाहित हो जाओ। आरव ने बाण छोड़ा। बाण हवा के सीधे विपरीत जाने के बजाय
उसने तूफान के अंदर की सूक्ष्म शांति की धाराओं को ढूंढा। आरव की इच्छा शक्ति और मौन संवाद से बाण ने स्वयं को लगातार रीरूट किया, जैसे कि वो हवा का ही एक हिस्सा हो। जब पवनपुत्र ने एक और तूफानी लहर फेंकी तो आरव ने मौन मन से बाण को आदेश दिया कि वो पवनपुत्र के चारों ओर घूम जाए। बाण ने 90 डिग्री का कोण लिया और पवनपुत्र की पीठ की ओर तेजी से मुड़ गया। बाण में पवनपुत्र के कवच को भेद दिया। पवनपुत्र दर्द से करा उठा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि किसी मानव ने वायु के नियमों को तोड़कर उस पर प्रहार किया है। पवनपुत्र ने अंतिम बार अपनी पूरी ताकत से मैदान में दरारें डालने की कोशिश की ताकि काफिला घाई में गिर जाए, लेकिन आरव ने अपनी वज्र मुष्टि की ऊर्जा का प्रयोग करके मैदान को स्थिर होने का आदेश दिया। पवनपुत्र ने हार मान ली। वो जानता था कि आरव अब केवल लड़ता नहीं बल्कि प्रकृति को भी आदेश देता है। वो जमीन पर गिर पड़ा। अपनी अंतिम सांस लेते हुए उसने आरव को देखा। पवनपुत्र ने कांपते हुए कहा, वीरभद्र, वो जानता है कि राजमहल की गुप्त समाधि में एक पुस्तकालय नहीं बल्कि एक मोहर है जो तुम्हारे रुद्र धनुष को अमर कर देगी। वो तुम्हें गलत दिशा में भटका रहा है। और इसी के साथ ही वायु योद्धा पवनपुत्र शांत हो गया। धनुष सिद्धि की उपलब्धि। आरव ने काफिले के लोगों को शांत किया और पवनपुत्र की मृत्यु से उत्पन्न तूफान को अपने तत्वों पर नियंत्रण की सिद्धि से पूरी तरह शांत कर दिया। गुरु अरण्यक का मौन संवाद आरव के मन में गूंजा। पुत्र, तुमने सिद्ध किया कि शक्ति लड़ना नहीं बल्कि अनुकूलन है। तुम्हारी वायु नियंत्रण बाण की सिद्धि पूर्ण हुई। अब तुम्हारे बाणों को कोई भी तूफान, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वे तुम्हारी इच्छा शक्ति से उड़ेंगे। और याद रखना, तुम्हारा अगला लक्ष्य अब समाधि है, कोई पुस्तकालय नहीं। आरव ने पवनपुत्र के कपड़ों से अगले नक्शे का टुकड़ा प्राप्त किया जो अब उस गुप्त समाधि के द्वार का पता बता रहा था जहां दैवीय मोहर छिपी थी। तेजस्विनी की भविष्यवाणी सही थी। वीरभद्र उसे भटका रहा था। आरव ने भयंकर तूफान में तत्व नियंत्रण और मौन संवाद की शक्ति से बाणों की दिशा को हवा के बीच में बदलकर योद्धा पवनपुत्र को पराजित किया। तत्वों पर नियंत्रण और मौन संवाद का समन्वय, जिससे बाण इच्छा शक्ति के अनुसार चलते हैं। पवनपुत्र ने मरने से पहले बताया कि गुप्त अस्त्र एक प्राचीन पारिवारिक समाधि में छिपा है। आरव अगले नक्शे के टुकड़े के साथ समाधि की ओर बढ़ा। जारी रहेगा। अगले अध्याय में आरव और तेजस्विनी का समाधि का ब्रह्मजाल में प्रवेश, जहां उन्हें प्रकाश खंडन बाण की सिद्धि प्राप्त करनी है।